हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमा अपनी बेटी सोनिया को समझाते हुए कहती है, बेटा तू अपने ससुराल में जाएगी ना तो सबका अच्छे से ध्यान रखियो। तू उनका ध्यान रखेगी तभी तो वो भी तेरा ध्यान रखेंगे। और ऐसा कुछ भी मत करियो कि वो तेरी वजह से मुझे सुनना पड़े। हाँ माँ, आप यही बात मुझे बचपन से सिखा रही हो। अब तो मेरे दिमाग में अच्छे से चिपक गई है कि मुझे अपने ससुराल में जाकर क्या करना है, सास ससुर के साथ कैसे रहना है, पति के साथ कैसे रहना है, सब पता है मुझे। और आप एक ही बात को रोज समझाने क्यों लग जाती हो? अरे रोज रोज समझाने से बात बदल थोड़े ना जाएगी। बेटा मैंने तुझे अकेले ही बड़ा किया है, सारी जिम्मेदारियां मैंने अकेले ही पूरी की है। तुझे एक ही बात इतनी बार समझा रही हूँ, वो तेरे भले के लिए तो समझा रही है ना। इसमें इतना चिढ़ क्यों रही है तू? माँ मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटी पर यकीन रखिए। कभी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको लोगों की बातें सुननी पड़े। अच्छा अब तक इतना समझाया, अब जब तेरी सच में शादी हो रही है, कुछ ही दिनों में तू इस घर से विदा हो जाएगी, तब कुछ न समझाऊं? जब तक तू मेरे साथ रहेगी तब तक मैं तुझे रोज समझाऊंगी। आपसे आज तक मैं किसी बात में जीती हूँ जो अब जीतूंगी। समझाओ जो समझाना है। यही तो समझाना है कि जैसे अभी तूने मेरी बात काटी थी कि कितनी बार समझाऊंगी, वैसे ही अपनी सास की बात मत काटियो। माँ के साथ तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये सब सास के साथ नहीं चलता है। पर माँ, अगर मेरी सास की कोई बात मुझे पसंद ना आए तो क्या उन्हें इतना भी नहीं बोल सकती क्या? और आप ही तो बोलती है ना कि सास को माँ समझना, तो अब ये फर्क करने वाली बात क्यों बोल रही हो? सास का कभी निरादर मत करना। किसी इंसान का क्या पता हमें कब उसे क्या बात बुरी लग जाए, इसलिए खुद को ही समझा ले कि कुछ फालतू नहीं बोलना है। ठीक है माँ, मुझे आपकी सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊं, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो शादी हो जाएगी मेरी। फिर उनके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलेगा। शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी भी तो संभालनी है। हाँ अब लग रहा है ना मेरी बात तेरे दिमाग में सच में चली गई। चल जा अपने दोस्तों के साथ और आराम से घर वापस आ जाइए समय से। और कोई सामान रह गया हो लेना तो वो भी ले लियो। रमा अपनी बेटी को इसी तरह हमेशा समझाया करती थी। अब सोनिया भी अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। इस तरह से दिन निकल रहे थे। निकलते दिनों के साथ वो दिन भी आता है जिस दिन सोनिया की शादी होती है। बहुत ही धूमधाम के साथ सोनिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आती है। ससुराल में आने के बाद सोनिया की पहली रसोई थी। सोनिया सबके लिए आलू के पराठे दही के साथ बनाती है और सूजी का हलवा बनाती है। थोड़ी देर बाद सोनिया का पति आकाश और उसकी सास भूमि आते हैं और खाना खाने लगते हैं। जैसे ही दोनों खाना खाते हैं, दोनों को ही खाना बहुत अच्छा लगता है और उसकी सास सोनिया से कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है और मीठे में हलवा, मजा ही आ गया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे किसी पंजाबी ढाबे से आलू के पराठे आए हैं। बहुत ही स्वाद है खाने में। हाँ माँ, और आपकी बहू की रसोई से पंजाबी मसालों की महक भी आ रही है। ऐसी महक ना मेरे ऑफिस के बाहर पंजाबी तड़का होटल है, वहाँ से भी आती है। हमारे घर में तो अब पंजाबी रसोई है, क्यों माँ? हाँ सच में। वैसे बहू ये आज ही ऐसे बन गए हैं या तेरी रसोई ही पंजाबी है? मेरा मतलब तुझे पंजाबी खाना ही अच्छा आता है क्या बनाने? माँ जी, मुझे खाने में तो और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो मुझसे ज्यादा अच्छा बनता नहीं है। मुझे बस पंजाबी खाना ही बनाना आता है, जो मैं अपने मायके में बनाया भी करती थी। वहाँ पर तो सब मेरी रसोई को पंजाबी रसोई बोलते थे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो मैं भी अपनी बहू की रसोई को पंजाबी रसोई ही बोलूंगी। अच्छा माँ, मैंने तो खा लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। मेरा लंच रसोई में ही है ना? हाँ जी, रसोई में ही है, पैक कर दिया है मैंने। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे तुम भी तो खा ही रही हो, मैं जाकर खुद ले लूंगा। तुम आराम से नाश्ता करो। हाँ बहू, तो आराम से बैठकर खाना खा। इतना तो ये खुद भी कर लेगा। तू खाना खा। और आकाश, जाते हुए बिजली का बिल भी लेकर जाइयो, अभी तक भरा नहीं है तूने। इतना बोलकर आकाश रसोई में अपना लंच लेने चला जाता है, जहाँ वो रसोई को देखते ही अपनी माँ और सोनिया को आवाज लगाकर बुलाकर कहता है, ये इतना बड़ा सा क्या है? पहले तो नहीं था। माँ आपने ये कब लगवाया? मुझे तो पता भी नहीं चला। ये तो मुझे भी नहीं पता है। बहू के आने से पहले तो नहीं था। बहू तू लाई है क्या? माँ जी, ये मखाना है, इसमें ना लस्सी बनती है और मुझे बहुत अच्छी लस्सी बनानी आती है, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी पिला दूं। मेरे ये रखने से आप सभी को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना?
अरे नहीं, तू इस घर की बहू है और बहू की पंजाबी रसोई में लस्सी होनी तो चाहिए ही। सोनिया ने अपनी रसोई को पूरी तरह से पंजाबी रसोई बना दिया था। सोनिया के बनाए खाने से सब खुश रहते थे और वो बहुत ही अच्छे से सब कुछ संभाल रही थी। कुछ दिनों बाद सोनिया रात का खाना बनाकर प्रॉपर पंजाबी तरीके से उसे तैयार करती है, जैसे मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, और टेबल पर खाना लगा देती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाना खाने आते हैं और खाने को देखकर भूमि कहती है, बहू तूने तो हम बिहारियों के घर में हम लोगों को ही अजनबी कर दिया है। रोज रोज पंजाबी खाना ऐसे लगने लगा है कि हम पंजाबी हैं, बिहारी नहीं। कभी लिट्टी चोखा, दाल भात ये भी बना लिया कर। माँ जी मैं ये सब बना तो लूं, लेकिन मैंने शुरू से ही खुद भी पंजाबी खाना खाया है और सबको यही खाना खिलाया है, इसीलिए मुझे यही सब आता है और कुछ आता ही नहीं। लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम्हें और बाकी सब भी आता है, और अब तुम ये बोल रही हो कि तुम्हें पंजाबी खाने के अलावा आता ही नहीं है। ये क्या बात है? पहले झूठ बोला था क्या? मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं ये वाला खाना भी बना दूंगी, लेकिन मेरा हाथ ना पंजाबी खाने में रचा हुआ है। कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, पंजाबी खाने का मुझे पूरा अंदाजा है, लेकिन इन खानों का नहीं है। और अगर मैंने बना दिया फिर आप लोगों को अच्छा न लगा तो बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब बहू अब तेरी ये रसोई पंजाबी रसोई ही बनकर रहेगी क्या? अब हमें बस पंजाबी खाना ही खाना पड़ेगा। माँ जी आप परेशान क्यों होती है? अगर आपको कुछ और खाना है तो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी ना। सोनिया अपनी सास और पति की बात सुनकर अपनी पंजाबी रसोई में कुछ और बनाने की कोशिश करती है और शाम के समय वो सबके लिए लिट्टी चोखा बनाती है। और जब सोनिया की सास और पति लिट्टी चोखा थोड़ा सा खाते हैं तो दोनों का मुंह बन जाता है, जिस पर भूमि कहती है, बहू ये क्या नाश मार दिया तूने, इतना बेकार खाना। रहने दे बहू, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। तूने सही कहा था, तूने बना तो दिया है लेकिन ये हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। मुंह में रखते ही पूरे मुंह का स्वाद खराब हो गया और इसे खा लिया तो पूरा पेट भी खराब हो जाएगा। हाँ, चोखे में तो लाल मिर्च ही है, लिट्टी देखो पूरी जल ही गई। ये तुम्हारी कोशिश ना हमें हॉस्पिटल ही ले जाकर मानेगी। नहीं, रहने दो माँ, मैं तो अपनी बीवी की पंजाबी रसोई से ही खुश हूँ। आपको अपना बिहारी खाना खाना है तो खा लो, सही है। नहीं नहीं, मुझे भी मेरी बहू की पंजाबी रसोई ही पसंद है। मैंने तो मजाक में बोल दिया था ये सब बनाने को, बहू ने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। रहने दे बहू, अब आगे से ये एक्सपेरिमेंट मत करियो। मुझे पता ही था माँ जी, मेरी पंजाबी रसोई में अगर कुछ और बनाना तो वो बिल्कुल घटिया ही बनेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके मुंह का स्वाद खराब हो गया। अरे बहू कोई बात नहीं, ये सब तो होता ही रहता है। अब तेरी पंजाबी रसोई में पंजाबी खाना ही मिलेगा ना, बिहारी लिट्टी चोखा थोड़ी ना मिल सकता है। कोई बात नहीं, होता है सब। नहीं माँ जी, मुझे ये सब नहीं करना। आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए ना, फिर मैं अपनी पंजाबी रसोई में बिहारी तड़का लगाकर बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अरे वाह, अब जब तू खुद सामने से बोल रही है तो क्यों नहीं, लेकिन हमें तेरी पंजाबी रसोई भी बहुत पसंद है। सोनिया अपनी सास से और तरीके का खाना बनाना भी सीख लेती है और अपनी पंजाबी अंदाज में उस खाने का स्वाद और बढ़ाती रहती है। उसे ऐसे देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। और तो और भूमि की बहू की पंजाबी रसोई के तो पूरे मोहल्ले में चर्चे होने लगे थे। अनीता अहमदाबाद शहर में अपने बेटे अंश और अपनी बहू मालती के साथ रहा करती थी। अनीता का स्वभाव वैसे तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो जहाँ भी पैसे देखती वहीं फिसल जाती। फिर उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन अनीता सुबह सुबह मंदिर से आकर अपने सभी घर वालों को जोर जोर से आवाज लगाकर बुलाती है और अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी बहू मालती वहां आकर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतने जोर जोर से आवाज क्यों दे रही हैं? सुबह सुबह के टाइम सब सो रहे होंगे। तो क्या हुआ बहू, सुबह सोने के लिए थोड़ी जागने के लिए होती है। और मैं अपने घर में अपने घर वालों को आवाज दे रही हूँ, इसमें पड़ोसियों का क्या जाता है। और तू बता, नाश्ता तैयार है, वरना अभी तेरा पति पूरा घर सर पर उठा लेगा। माँ जी नाश्ता तैयार है, आप आ जाइए, मैं नाश्ता टेबल पर लगाती हूँ। ठीक है, तू लगा ले, मैं अभी आती हूँ। तब तक तू अंश को आवाज दे दे, वरना लेट हो जाएगा तो फिर तुझे ही सुनाएगा। अंश जी सुनिए, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। पहले तुम ऊपर आओ यार, मुझे कपड़े नहीं मिल रहे हैं, लेट हो रहा है मुझे। मालती कमरे में आकर अंश को कपड़े देकर बोलती है, ये रहे आपके कपड़े, रेडी हो जाइए और फटाफट से नीचे आ जाइए। ओके, तुम ना हो तो मेरा क्या होगा?
थोड़ी देर बाद सभी एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं और अंश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मालती अपने घर के सारे काम खत्म करके अपनी सास के कमरे में जाकर बोलती है। माँ जी, मुझे पता है आज भी आप जब बच्चों को देखती हैं तो आपको आपके घर का खालीपन महसूस होता है। आप आज भी उस बात को भूल नहीं पाई है, इसलिए आप रोज सुबह शर्मा जी के पोते से मिलने जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं चाहकर भी आपका ये खालीपन नहीं भर सकती। नहीं बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और ना ही ये सब किसी के हाथ में है। कोई बात नहीं, तू जा थोड़ा आराम कर ले। इतना कहकर अनीता अपनी बहू के जाने के बाद आंखें बंद करके सोचने लगती है। बहू की बात सही है, उस बात को मैं आज तक नहीं भूली, क्योंकि मेरी वो भूल भूलने लायक ही नहीं है। काश मैंने वो लालच और गलती ना की होती तो आज जो खुशी किसी और के घर में है वो मेरे घर में होती। अगर बहू को मेरी इस गलती का पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी गलती ही कभी माफ करने लायक नहीं है। आखिर अनीता अपनी किस गलती की बात कर रही है? कौन सी ऐसी बात है जो अनीता को अंदर ही अंदर खाए जा रही है? जानने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अनीता अपनी बहू मालती को बिल्कुल अपनी बेटी जितना प्यार करती थी और मालती की माँ बनने की खुशखबरी ने उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत कर दिया था। अनीता को अपने जीवन में कोई कमी नहीं थी। अच्छा बेटा बहू पाकर उसका परिवार सुखी था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अनीता के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो दिल की बहुत साफ और अच्छी औरत थी, लेकिन जब भी जहाँ भी उसे पैसे दिखते तो उसकी आंखें वहीं बंद हो जाती और उसे कुछ और दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक दिन अनीता के घर में उसकी बहू की गोद भराई का फंक्शन हो रहा होता है। घर में मेहमानों की भीड़ लगी होती है। तभी वहाँ अनीता की सबसे पक्की दोस्त रवीना आती है। रवीना एक बहुत अमीर और अच्छे पैसे वाली औरत थी। वो बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करती थी। अपने घर पर रवीना को देखकर अनीता बोलती है, तू मेरी सबसे पक्की सहेली है, इसलिए आज मैंने तुझे अपनी इतनी बड़ी खुशी में शामिल किया है। मुझे लगता है मेरी बहू की माँ बनने की बात को मुझसे ज्यादा खुश तू होगी। इतनी बिजी होने के बाद भी तू मेरे एक बार बोलने पर यहाँ आ गई। इससे पता चलता है कि तू मुझे अपनी सहेली मानती है। अनीता की बात सुनकर रवीना हंसते हुए सोचने लगती है, अब इस पागल औरत को कौन समझाए कि दोस्ती बराबर वालों के साथ होती है, और इसे तो मैं अपना नौकर भी ना रखूं। दोस्त तो बहुत दूर की बात है, बाकी इसे क्या पता मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ। मेरी बात सुनकर तू कहाँ खो गई? बोल कुछ। हाँ, तू सही कह रही है। तेरी बहू के प्रेग्नेंट होने से तुझसे ज्यादा तो मैं खुश हूँ। इसके पीछे मेरा अपना मतलब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर मेरी बात बन जाए तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। मतलब? किस मतलब से आई है तू? क्या कहना चाहती है, बता मुझे। बता दूंगी, इतनी बेचैन क्यों है? फंक्शन खत्म हो जाने दे, फिर आराम से बातें करते हैं। हाँ ठीक है, तब तक तो कुछ खा पी ले, मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ ठीक है, तू अपना सारा काम आराम से खत्म कर, तुझसे बाद में बातें करूंगी। अनीता अपनी बहू के फंक्शन के कामों में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अपना सारा काम खत्म करने के बाद अनीता अपनी सहेली रवीना के पास आकर बोलती है, अब बता क्या बात है, क्या मतलब है तेरा मुझसे, और उसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? अनीता, तू तो जानती है कि भगवान की दुआ से हमारे पास धन दौलत शोहरत किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो बस एक बच्चे की, जिसके ना होने से पूरा घर खाली और उदास है। हाँ वो तो है, बिना बच्चे के घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें तेरी मदद कैसे कर सकती हूँ मैं? तू तो जानती है कि मेरी बहू कभी माँ नहीं बन सकती, और ये बात सिवाय तेरे और मेरी बहू के किसी को नहीं पता। सोसाइटी में पता चला तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना बिना किसी को पता चले तू मुझे अपनी बहू का पहला बच्चा दे दे, और बदले में जितना पैसा चाहे ले ले, मैं तुझे दूंगी। तू पागल तो नहीं है? मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो संतान मेरी बहू की होने वाली है वो मेरी भी कुछ लगती है, और मैं अपनी बहू से इतनी बड़ी खुशी नहीं छीन सकती। मैं कुछ छीनने को नहीं बल्कि देने के लिए बोल रही हूँ। तेरी बहू में तो कोई कमी नहीं है, कुछ टाइम बाद वो फिर से माँ बन सकती है, लेकिन मेरी बहू तो कभी माँ नहीं बन सकती, और इसमें तेरा ही तो फायदा है।
अभी तेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो अगर तू मुझे अपनी बहू का पहला बच्चा दे देगी तो मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी और तेरी बहू का बच्चा इतने बड़े घर में पलेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। बाकी जो पैसे मैं तुझे इस बच्चे के बदले दूंगी वो तू अपनी बहू के दूसरे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए जमा कर लियो। मान जा अनीता और कर ले ये सौदा। बात तो तू सही कह रही है, लेकिन क्या ये करना ठीक होगा? तू ज्यादा मत सोच, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है फिर, डील डन। अनीता अपनी बहू के उस बच्चे का सौदा कर देती है जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं होता और उसकी बहू को इस सौदे की खबर तक नहीं होती। ऐसे ही कुछ महीने और बीत जाते हैं और अनीता अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन अब इस परवाह के पीछे उसका लालच छुपा था कि अगर कहीं इस बच्चे को कुछ हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा। कुछ टाइम बाद मालती की डिलीवरी की डेट और पास आ जाती है और एक दिन अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। अनीता और उसका बेटा अंश मालती को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और मालती वहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म देती है। अपनी बहू की बेहोशी का फायदा उठाकर अनीता डील के मुताबिक अपनी बहू के बच्चे को उठाकर रवीना को दे देती है और उससे बहुत सारे पैसे ले लेती है, जिसे पाकर वो इतनी खुश हो जाती है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि उसने क्या खो दिया है। और अपनी बहू के होश में आने पर वो उससे बोलती है, बहू, डॉक्टर तेरे बच्चे को नहीं बचा पाए। तूने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। जी आप ये क्या कह रही है? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। चुप हो जा बहू, रो मत। किस्मत के आगे किसकी चलती है। इतना कहकर सभी लोग मालती को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। कुछ समय बाद रूटीन चेकअप के जरिए सबको पता चलता है कि अब मालती कभी मां नहीं बन सकती, जिसे सुनकर अनीता हैरान रह जाती है। काश मैंने उस दिन वो सौदा नहीं किया होता तो आज मेरा पोता मेरे साथ होता। इस बात का पछतावा मुझे सारी उम्र खाएगा। अपनी बहू से उसका बच्चा छीनकर अनीता पूरी जिंदगी घुटन में जिएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।